होंगे, बीडीपी क्लासेस का व्यस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको कैप्शन से पता चल रहा होगा। तो बीडीपी क्लासेस 2017 आपका स्वागत करती है एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में। और ये जो क्लास है आज ये साइंस की क्लास होने वाली है, आज मैथ्स नहीं। अब ये जो 15 डेज हैं, 15 दिन लगातार बैक टू बैक आपके पास साइंस के क्लासेस आने वाले हैं। और ये जो क्लास होंगे ये एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और 15 दिन मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम क्या ऐसा करें बच्चों के लिए, कुछ स्पेशल करते हैं। बीडीपी क्लासेस कुछ स्पेशल करती है। देखो बाहर आपको मिल रहे होंगे फास्ट ट्रैक बैच 15 दिन आप ये कर रहे होंगे, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है नहीं करी है वो देखो आपको पता होगा। बट जो थोड़े कंसर्न स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अभी एग्जाम के 1 महीने बचे, 15 दिन बचे हैं, चलो फास्ट ट्रैक बैच में एडमिशन लेते हैं। तो इसके लिए आपको हैवी अमाउंट पे करना होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन में अगर करा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं टीचर, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो कराएंगे भी। बट हमने सोचा क्यों ना इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा तहलका मचाया जाए कि क्लास 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, जो भी सब्जेक्ट है, 5 होते हैं आपको पता है, हिंदी इंग्लिश। अभी हिंदी इंग्लिश की क्लास तो लेंगे नहीं। तो साइंस की बेसिकली स्टार्ट हमने करी है फास्ट ट्रैक बैच, 15 डेज 15 चैप्टर एंड साइंस की तैयारी फुल बेटा फुल, मतलब फुल से भी ज्यादा ऊपर होता है तो हम वो करा के चलेंगे। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। आपने घर पे जो नेट चला रखा, आपके पास जो फोन है, जो आप देखो वो रिचार्ज आप पैसे भी कराते हो, या फिर आप नेट वाईफाई लगा रखा है आपने तो उसके चार्जेस हो गए, वो देखो वो तो आपकी भाई कॉस्टिंग है अपनी, आप चाहे मेरी क्लास देखते या नहीं देखते वो तो लगनी थी। तो वो देखो दैट इज नॉट कंसिडरेबल। बट वैसे देखो अगर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 दिन में 15 चैप्टर की तैयारी, मतलब पूरा साइंस आपको हम रटवा देंगे, आपको पेपर की तैयारी हम बहुत अच्छे से करवा देंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 आप देख सकते हो। चैप्टर 1 ये जो है ये क्या है भैया, ये है केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है पहला? हाँ जी, क्लास 10 के जो स्टूडेंट है उन्हें तो पता होगा, राइट। जिन्हें जो नहीं है क्लास 10 के उन्हें नहीं पता होगा तो कोई नहीं, आप हमारी वीडियो को स्किप करके मत जाना, नहीं भी हो तो देख लो समझ लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्लास जो भी हो, अगर आप छोटी क्लास के हो तो आप अपने जो भी आसपास है उन्हें बता सकते हो कि बीडीपी क्लासेस आपको फ्री क्लास दे रही है, साइंस की तैयारी करवा रही है। क्योंकि 18 से आई गेस 18 फेब से जो पेपर है वो स्टार्ट है। जो हिंदी इंग्लिश देखो डेट शीट वो कुछ इस तरह से आई हुई है, शायद पहले हिंदी है तो एक बार आप डेट शीट चेक करके आना। अभी एट ए टाइम ये जो पुरानी डेट शीट थी वो मेरे को रटी पड़ी है, बट अभी अगर रिवाइज हुई है तो मुझे पता नहीं है। आपके जो पेपर है वो 18, 21 या 23 ऐसे है। उसके बाद 2 मार्च को पेपर है साइंस का, और उसके बाद इस तरह से मेरे को देखो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। अब हो सकता है रिवाइज जो आया हो, डेट शीट जो भी आई हो, तो एक बार कंफर्म करके देख लेना। बट हाँ ये है कि आपका 18 से स्टार्ट है पेपर, राइट। तो अब 15 तक अगर मैंने आपकी साइंस की तैयारी करवा दी तो उसके बाद क्या आप साइंस से तो छुट्टी पा जाओगे। साइंस अब क्या है, अब दोबारा जिस दिन पेपर होगा उसमें आपको 2-3 दिन का गैप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो अगले दिन ही पेपर ले रहे हैं कोई सा, आपको 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते का भी जरूर गैप देंगे। वो हफ्ते का गैप है या मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम हफ्ते तक का भी गैप जाता है, तो उसमें आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। बट अभी देखो एक होता है माइंड सेट, जब हम पेपर देने जाते हैं ना तो जो माइंड सेट है ना वही बहुत बड़ा, साइकोलॉजी बहुत तगड़ा खेल खेल जाती है। अगर जो आपकी तैयारी अच्छी है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाने वाले हो। मुझे सब आता है, मैं इस बार पेपर में मतलब आग लगा के, आग ना वो माचिस की दिल्ली वाली आग नहीं, मतलब पेपर बहुत अच्छे से करके आने वाला हूँ मैं, राइट। ये होता है, ये साइकोलॉजी होती है हमारी। हम कॉन्फिडेंट होके जाते हैं पेपर में, हमारा पेपर सच में बहुत अच्छा जाता है। सपोज करो कि कोई चीजें जो हमने पढ़ी थी, काफी दिन हो गए हमने वो रिवाइज नहीं करा था वो कंसेप्ट, और वो भी अगर पेपर में आ गया, बट वो जो कॉन्फिडेंस था ना भैया, वो जो कॉन्फिडेंस था वो उसने कर दिया कमाल, एकदम से हिट होगी। 2 मिनट 2 सेकंड का भी पॉज लेके अगर आंखें बंद करके और हमने सोचा, एकदम से सारी चीजें कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा उस दिन वो पढ़ा था, उस टाइम वो हुआ था। क्योंकि देखो स्टडी जब आप करते हो
तो एक ना पैटर्न रखा करो, आप कुछ भी पढ़ते हो ना पैटर्न रखा करो, कुछ भी याद कर रहे हो ना तो चीजों को याद करने का पैटर्न रखा करो, नॉट याद क्रैमिंग वाला याद नहीं कर रही हूँ मैं। ये क्या होता है, ये जो हम चीजें सीखते हैं ना, तो अगर हमसे टेक्निकली सीखे ना तो वो हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, वो उड़ नहीं जाती हवा में। जो रट्टा मारते हैं ना, क्रैम करते हैं, वो तो ऐसे चले जाते हैं, जितनी देर के लिए यहाँ पे करा उतनी देर के लिए है, यहाँ तक जाता भी नहीं है वो, पता नहीं किसी भी कोने में आ जाते होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब अभी काम है, 1 घंटे बाद काम है, चलो काम कर लिया, फिर छुट्टी, अपनी याद है क्या पढ़ा था, वो जो पढ़ते हैं लास्ट टाइम में, और उसके बाद उनसे पूछो ये क्या था, 10th हो गया अब नहीं पता हमें, जिन्हें मैथ्स पसंद भी है उनसे पूछो, हमने पढ़ लिया 10th में भी। आप जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बिलो एवरेज है, एवरेज वाले फिर भी थोड़े स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं कि अच्छा क्या पढ़ा था ये याद नहीं आ रहा, चलो फॉर्मूला चलो पीछे से देख के आए, अच्छा ठीक है। जो बिलो वाले होते हैं ना, जो एग्जाम टाइम में जिन्होंने सर की सिफारिश ली, सर पास करा दो, 2-4 क्वेश्चन बता दो जिससे हम पास हो जाए, वो क्या होता है उन्हें कुछ नहीं आता पीछे का, इतना है वो रात में बैठ के वो 10 क्वेश्चन रट लेते हैं, 2 क्वेश्चन वो कराते हैं और फिर वहां से उनका काम बन जाता है। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि जब आप याद करते हो ना, बताने का मतलब ये था, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को टेक्निकली अगर आप सीखते हो ना तो वो बहुत इफेक्टिवली आपको पूरे लाइफ टाइम काम आती है, राइट। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो प्ले है अपने दिमाग के साथ, ये हमेशा रखो कि हमें किसी कोई भी, जैसे 15 चैप्टर है, मैं आपको 15 चैप्टर कराती हूँ, अब 15 चैप्टर में से मैं अपना 15 चैप्टर्स आपको अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब कि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल फिट हो जाए, मैं इस तरह से बताऊंगी। कुछ देखो, क्योंकि ऑफलाइन ये क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, आप एकदम से भी क्वेरी ले सकते हो, अभी एट टाइम आप कर सकते हो कमेंट, मैं कमेंट आपके रीड करूंगी, और जो भी आपके सवाल हैं, जब रेलिवेंट होते हैं, इररेलिवेंट होते हैं, कुछ भी होते हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं एट टाइम ले लेती हूँ, राइट। तो आप एट टाइम ले सकते हो, बट इफ इन केस अगर कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको बाद में आए कि ये चीज कैसे होगी, आप वो बाद में भी कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे, बीटीपी क्लासेस आपको उस क्वेरी का रिजोल्यूशन जरूर से जरूर प्रोवाइड करेगी, मे बी क्लास ही ना बन जाए उस पर, राइट। बट अब देख लो, इसके होने के बाद भी होगा कि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रीवियस जो भी कंसेप्ट है क्लियर ना हो। सपोज हो कि मैं केमिकल कोई नाम ही लूँ, सोडियम नाम लूँ, अब सोडियम आपको पता ही नहीं है क्या है, ये एलिमेंट है, ये क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, नहीं है, इस तरह की अगर कुछ बात अगर क्लियर नहीं है आपके दिमाग में, तो क्या होगा, वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल 100% तैयारी नहीं होगी उसकी, उसमें हो सकता है 50% हो सकता है 60-70 इस तरह से तैयारी हो, तो वहां पे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस में कम होके जाओगे, राइट। तो पहले तो ये चीजें है कि अपनी जो पीछे की जो बेसिक्स जो भी मैं बताऊंगी इसमें ध्यान रखना, और अगर किसी बेसिक टर्म में अगर दिक्कत आए तो भी मेरे से फटाफट कमेंट करके साथ के साथ पूछना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ही अवेलेबल हुई हूँ। ये जो क्लास करी गई है, ये जो क्लास 10 के बोर्ड स्टूडेंट जो है, इनके बोर्ड पेपर आ रहे हैं, उनके लिए ही रखी गई है ये स्पेशली, तो आप बेझिझक पूछना, आप घबराना मत, और चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना, ठीक है। बहुत बातें होंगी, बस कहने का मतलब ये था कि 15 चैप्टर्स में से अगर 10 भी आपसे बहुत अच्छे से हो रहा है ना, उस 10 को इतने अच्छे से कर लो ना कि उस 10 में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई दिक्कत ना आए, कहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी दिक्कत ना आए, पेपर में आप उस 10 चैप्टर में अपना आग लगा के आओ, इस तरह से तैयारी करना, चाहे अपने 10 चैप्टर भी क्यों ना तैयार हो। बट यस, क्लास ये जो 15 चैप्टर की जो क्लास चल रही है, इसे बिल्कुल स्किप मत करना, इसे एक भी दिन मिस नहीं करना, क्योंकि अगर सपोज हो कि आपने चैप्टर मेरे से समझ लिया और अगर आपने क्वेश्चन आंसर भी नहीं लर्न करे हैं, तो कंसेप्ट के बेस पर भी आप पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड लिख के तो आओगे ही आओगे, इतनी हमारी गारंटी है। और पेपर देने के बाद बच्चों कमेंट जरूर करना कि जो चैप्टर्स जो है ये आपके लिए कितने यूजफुल रहे, क्लासेस कितने यूजफुल रहे, सो दैट कि आगे फर्दर देखो, अब तो हर साल बोर्ड की क्लासेस होंगे और हर साल हम इस टाइम होंगे, तो अगर आपके जो भी फीडबैक्स होंगे वो जरूर से जरूर हमें बताना, सो दैट कि हर बार हम कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और इसी बात पे चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, राइट। तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं अभी आपको बता के चलती हूँ कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हैं हमारे वो है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगी हमारी, क्या होगी, इंट्रोडक्शन, राइट। देन उसके बाद
बाद फिर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? केमिकल रिएक्शन, राइट। थर्ड है हमारा केमिकल इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट, रिएक्शन। फोर्थ वन पॉइजन एंड फिफ्थ रेंज। ये फिफ्थ नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट्स हम डिस्कस करके चलेंगे आज की क्लास में। और ये 7 चैप्टर पढ़ लिया बच्चों अगर आपने अच्छे से, भैया जी वीडियो अगर पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए, मतलब हो ही नहीं सकता कि आप लिखो ना। और ये इससे इजी चैप्टर नहीं है कोई, और इससे कम टाइम लगने वाला चैप्टर भी नहीं है कोई। ये तो हमारी बातचीत होगी तो ये जो शुरू के जो भी 10 मिनट अगर निकल गए हैं तो बातचीत में निकले हैं, अदरवाइज ये चैप्टर ही इतने टाइम का है कि आप 15 to 20 मिनट्स में भी, ये चैप्टर मेरे से 10 मिनट में खत्म है। बट मेरे पढ़ाने के बाद यस, मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं रिविजनरी क्लास में हूँ, तो मैं आपको सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करके चलूंगी। आपका काम क्या है, आपको पूरा एक दिन दिया जाएगा, इस एक दिन में आपने इस चैप्टर के एनसीईआरटी का जो है, जो चैप्टर है, एक एक लाइन आपने रीड करनी है, इसके इंडेक्स क्वेश्चन करने हैं, बैक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और यहाँ ये सब करने के बाद और जो भी आपके पास एवरग्रीन वगैरह अगर कुछ है तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर देना, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा कि ये कंसेप्ट इसमें हो रहा है, ये कंसेप्ट इसमें हो रहा है, मतलब आप कुछ भी रटने की जरूरत, मगअप करने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो अभी की जो आज की क्लास है ध्यान से समझो, और ये चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा, चुटकियों में नहीं होगा, मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में होगा, चुटकी में तो फिसल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, अब आपको क्या है मैम इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इस चैप्टर के बारे में जान के चलेंगे कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, राइट। इस चैप्टर में इसकी इंट्रोडक्शन भी तो देनी होगी, जैसे कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूँ कि मेरा नाम क्या है, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, आपका नाम क्या है, नाम से याद आया। चलो, जितने भी व्यूअर्स जुड़ चुके हैं हमसे, जरा एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दो, जय श्री कृष्णा, हेलो, हाय, जो भी करना है वो कर दो, सो दैट कि हमें पता चले कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और कहाँ से जुड़ चुके हैं, राइट। तो ये आपका इंट्रो हुआ, राइट। मेरा इंट्रो आपको पता है, मैं मेडिकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, आपको साइंस पढ़ा रही हूँ, दैट्स इनफ टू यू। तो चलिए अब देखो इंट्रोडक्शन में नाम क्या है चैप्टर का, भैया नाम है हमारे चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। तो नाम से ये क्या है, केमिकल रिएक्ट हो रहा होगा, और रिएक्ट होने के लिए इक्वेशन बनेगी तब तो जाके, और वो इक्वेशन क्या कुछ पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स हैं ही हमारे पास। तो पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन कर लेना, तो चलो इंट्रोडक्शन वाला फोटो छोड़ के कर दो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, पेन नोटबुक लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो भी आपको रेलिवेंट लगे वो चीजें आप, रेलिवेंट तो देखो सारी चीजें जो भी लिखने वाली है, क्योंकि रिविजन शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं आपके, तो इस शॉर्ट नोट्स को एक चार्टोग्राफी बनेगी, वो सारा अगर आपके पास है और उसमें थोड़ा थोड़ा लिख लिया आपने तो आपको समझ आ जाएगा इस चैप्टर में क्या है। क्रक्स निकालने वाले हैं हम, जूस निकालने वाले हैं इसका, जो बिल्कुल एक तो होता है हम खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं और रॉ खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, रॉ खा रहे हैं, और ये जूस निकाला, उसके जितने भी मिनरल्स थे, जो भी प्रोटीन्स थे, वो हमने क्या किया, निकाल लिया, और फिर वो गया है। तो वैसे हम उसका जूस निकाल के शॉर्ट टाइम में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप वैसे खाओगे काफी टाइम लगेगा, चबाओ चबाओ चबाओ, फिर और जूस फॉर्म में एकदम से चला गया, तो हम जूस फॉर्म में से लेने वाले हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा था मैंने कि हम क्या पढ़ के चलेंगे, इंट्रोडक्शन में हम जान के चलेंगे कि क्या है ये। तो देखो अब हमारे जो आसपास है, चीजें जो आसपास है हमारी, वो क्या है, क्या है, सब कुछ है, हवा पानी है ना, आसपास में गैसेस भी है, सॉलिड भी है, राइट, लिक्विड भी है।
अब ये सॉलिड लिक्विड का क्या गेम है, ये सारा कुछ हम आगे आगे पढ़ने ही वाले हैं। गैसेस है तो क्या होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये कुछ नया बनाते हैं, राइट। कभी कुछ नया बनाते हैं, कभी कुछ नया नहीं भी बनाते हैं, कभी वो कुछ चेंजेस दिखने को मिलती है, कभी चेंजेस कुछ नहीं देखने को मिलती है, राइट। अब जैसे हम भी कर ही रहे हैं, देखो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम वो कुछ रहे हैं, प्लांट हो रहा है, फिर वहां से फसलें आ रही है, कुछ भी आ रहा है प्लांट में, फल फ्रूट्स कुछ भी, देखो जो भी एग्रीकल्चर फॉर्म में जो भी होता है वो सारा कुछ हमें मिल रहा है आसपास, या फिर पेड़ पौधे गल रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है, मिट्टी बन रही है, खाद बन रहा है, राइट। ये सारी चीजें क्या है, चेंजेस की हो रही है ना। आसपास हमारा क्या है, कुछ भी समझना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में कुछ भी समझना है तो सारा क्या है, हमें आसपास से ही समझना होगा, राइट। तो ये एक चीज समझो कि जो चेंज अगर कुछ हो रहा है, कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, और चेंज जो है वो टेम्परेरी है, क्या है, चेंज टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अगर चेंज टेम्परेरी है तो फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, वो क्या आएगा, फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में हम क्या लिखेंगे, आपका इसका नोट्स बन गया, आप इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना। फिजिकल चेंज के अंदर क्या आएगा, टेम्पररी या फिर नॉट परमानेंट, कुछ भी लिख लेना, टेम्पररी चेंज फर्स्ट। तो ये हो गया। एंड सेकंड क्या है, तो सेकंड वन क्या होगा कि कुछ भी नया नहीं बनेगा, नो न्यू प्रोडक्ट। ये आ गया आपका फिजिकल चेंज के। और केमिकल चेंज करेंगे तो भैया क्या होगा, अब देखो जैसे फिजिकल चेंज में अगर मैं ये कहूँ ना, अभी हमने ऑरेंज का यूज किया, राइट, तो ऑरेंज है, राइट, हमने ऑरेंज को क्या करा, पील करेंगे पहले, उसके बाद फिर उसे मैश करेंगे, फिर मिक्सी में करेंगे, फिर छानेंगे ना, दैट इज लॉन्ग प्रोसेस, जो भी हो, पर जूस बनाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट आया वो कोई न्यू प्रोडक्ट तो नहीं है, ये वही जूस है जो बेचारा संतरे के जो उसके ऊपर जो भी बने हुए थे फाइबर वाले, उसमें से निकल के आया ना, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म हुआ है, ये फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होगा, परमानेंट हो गया भैया, जो भी चेंज हो गया परमानेंट चेंज हो गया, एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वाटर, पानी ले लो, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं हम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस तो पता ही होगा, हम सारों को पता है, चाहे हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। 5वीं छठी का भी कोई स्टूडेंट है या फिर कोई बड़े से बड़े भी अगर इस टाइम वीडियो देख रहे हो तो पानी तो पता ही होगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस इतना तो पता ही होगा, राइट। अब ये भैया अलग अलग थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन घूम रहे थे, हम ले आए साथ में, है ना, हमने क्या किया, उन्हें मिलाया और मिला के क्या मिला, वाटर। अब ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। अब हम वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या अलग हम करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, परमानेंट चेंज हो गया ना। दोबारा से उस H2O को दोबारा से H और O में निकालना कितना मतलब कितना टफ है कि अगर हमने हाइड्रोजन H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग हम करेंगे तो मतलब क्यों करेंगे हम, सबसे पहली बात तो करेंगे क्यों, राइट, क्योंकि पानी की जरूरत तो हम सभी को है। बट इफ इन केस अगर हमने किया तो ये काफी लॉन्गर प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस हो जाता है, जो कोई क्यों ही करेगा। तो परमानेंट चेंज आ गया, हाइड्रोजन और वाटर ने मिलके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट जो भी है, जो पेरेंट हैं, पेरेंट मॉलिक्यूल्स ले लो या आयंस ले लो या एटम्स ले लो, पेरेंट मतलब दो चाहिए होगा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमने इसमें क्या लिया था, H2 और O लिया था, राइट। तो क्या हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लो भैया H2O बन गया, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया हमारा, फिजिकल और केमिकल चेंज के तहत मैंने आपको एक चीज करा दी है जो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप थोड़ा मैंने यहाँ पे करना, परमानेंट चेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेरी चेंज लिखा हुआ है। यहाँ पे हम करेंगे अपना पहला टॉपिक खत्म। पेरेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, लूज करेगा अपने आइडेंटिटी को, खत्म कर होगी। अब यहाँ पे H2O मिल गया तो कौन पूछेगा इसमें क्या है, क्या इसमें हाइड्रोजन दिखेगा, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है। अगर हम क्या करते हैं,
जैसे अगर हम शरबत बना रहे हैं तो चीनी पानी हमने रख दिया, चीनी अलग था पानी अलग था, राइट। अब हमने चीनी उसमें घोल दिया तो क्या उसमें शुगर दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है। क्या शुगर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शुगर ने आइडेंटिटी क्या कर दी, खो दिया या नहीं खो दिया? क्योंकि अब वो और पानी ने भी खो दिया, क्योंकि प्लेन वाटर नहीं रह गया, वो मीठा पानी बन गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, आइडेंटिटी लूज कर दी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से सो दैट कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ पाए, दैट इज केमिकल रिएक्शन। हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में मैंने बहुत बातें करी है केमिकल रिएक्शन के बारे में ना। इंट्रोडक्शन में मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करी है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि सबसे पहले तो नया प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, है ना, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। और H2 से अब मैंने क्या मीठे पानी के बारे में, शरबत के बारे में आपसे बात करी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब चीनी की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दी और पानी की भी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दी। अब ये जो नया प्रोडक्ट आया है, शरबत जो हमारे पास आया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, डिफरेंट प्रॉपर्टी लेके है ये, डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब कि देखो अगर हमें प्यास लग रही है और हम शरबत पिए तो क्या हमारी प्यास मिटेगी? बिल्कुल नहीं मिटेगी। मतलब पानी वाली प्रॉपर्टी तो उसने खत्म कर दी ना। बट अगर हमारा कुछ मीठा पीने का मन कर रहा है और हमने पानी पी लिया तो क्या वहां पे हमारा ये जो हमारी अभिलाषा थी वो क्या वो पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ आया है। अब ये जो हम इस ये है, अब जो शरबत है, क्या हम इसे चाय में डाल सकते हैं उतने अमाउंट में जितने अमाउंट में हम चीनी डालते? नहीं डालते, बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि उस अमाउंट में हम पहले डालेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि अच्छा इसमें हमें 5 ग्राम 10 ग्राम चीनी डालनी थी, वो पता नहीं चलेगा। उस हिसाब से पानी डाल दिया तो चाय भी ज़्यादा हो जाएगी और उसमें मीठा भी कम होगा, राइट। तो मतलब प्रॉपर्टी क्या है इसकी? डिफरेंट प्रॉपर्टी लेके आया है ये, शुगर से और पानी वाटर से दोनों से इसने डिफरेंट प्रॉपर्टी ले ली है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये क्या केमिकल रिएक्शन में ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वो कैसे, ये आपके समझ में आ गया। अब हम जो देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा कि यस यहाँ पे केमिकल ये जो रिएक्ट होकर कुछ नया बना है या नहीं बना है, केमिकल रिएक्शन इसे कहेंगे या नहीं कहेंगे। पहला है हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। चीनी को खोला था, चीनी कौन से फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था, और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ आपको, अगर आप आगे फर्दर जाओगे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको आसपास के माहौल का, मैंने कहा था ना टेक्निकली चीज़ों को याद रखोगे तो ये टेक्निकली चीज़ें हमारे आसपास होती है जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। अगर वो चीज़ें आपके समझ में आ गई तो फिर आपको अब देखो आपको एक मिल गया, ढांचा मिल गया, उस ढांचे में अब आपको क्या करना है? एग्जाम्पल को फिट करना है, राइट। तो और ये जो ढांचा है ये हमारे आसपास की दिखने वाली चीजें होती है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने चीनी पानी का शरबत का एक सिंपल से एग्जांपल लिया है। इसे पेपर में मत लिख के आ जाना, पेपर के लिए जो हमारे एलिमेंट 118 फाइंड आउट हुए हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, उसकी सहायता जरूर लेना। तो पहला हो गया चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर। अब जब हम बनाएंगे भैया चीनी पानी का घोल, तो पानी का कलर ट्रांसपेरेंट था, हमने शुगर डाला है, उसके बाद देखना वो ब्राउनिश हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थोड़ा सा थिक लगेगा। नहीं बनाया है तो आगे जाकर थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़े से पानी में थोड़ा चीनी डाल के देखना कि पानी का कलर आपको चेंज दिखेगा, राइट। और अगर करा हुआ है तो वेरी गुड, आपको पता चल गया होगा कि यस ये जो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट इन हो रहा है। दूसरी और है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कहोगे मैम चीनी पानी में कैसे गैस इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे हो रहा है इसमें? तो आप इस चीज में भी अब गौर, अभी तो ठंड चल रही है, अभी टेम्परेचर में आपको समझ नहीं आएगा कि ये टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। गर्मियों के टाइम में ना हम सारे बहुत शरबत पीते हैं, सर्दियों में तो कौन ही पीता है ना। तो गर्मियों के दिन में जब आप बनाओगे ना मीठा पानी, रूह अफ़ज़ा बनाओगे, तो उस टाइम देखना जब आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लेना और उसमें
शुगर मिलाना। वो मिलाने के बाद ना चेक करना, देखना उसका टेम्परेचर आपको अपने आप थोड़ा, पानी का टेम्परेचर कुछ और था, सपोज कर लो अगर पानी का टेम्परेचर उस टाइम पे 16 डिग्री था, ठीक है, तो अब जब चीनी डाल के करोगे तो आपको 17 दिखेगा, मतलब उसमें थोड़ी सी ठंडक मिलेगी या फिर थोड़ा सा गर्म मिलेगा, दो ही चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस टाइम एटमॉस्फेयर कैसा है, जहाँ पे आप खड़े होकर बना रहे हो उसका कैसा है। मतलब वहां से क्या होता है, जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या तो हीट निकल रही है, दो होंगे इवोल्यूशन के अंदर, या तो क्या होगा हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा या फिर हीट निकल रहा होगा। अगर एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो पानी का टेम्परेचर आपको राइज दिखेगा, 16 से 17 हो गया है, और अगर वहां पे पानी, अगर वहां पे रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रिलीज हो रहा है, तो वहां पे आपको टेम्परेचर 16 का 15 दिखेगा। समझ आया? चेंज इन टेम्परेचर समझ आ गया होगा आपको, चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा। गैस अगर इवॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज बताया कि मैंने 16 15 16 17 किया ही था, समझ आ गया होगा आपकी। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है हमारा खत्म होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो आप एग्जाम्पल्स, मैंने तभी कहा कि आप एनसीईआरटी के बुक से जरूर गो थ्रू होना, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या? केमिकल इक्वेशन। कमेंट करो भाई, फटाफट से कमेंट करो, किसी के कोई डाउट नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा है कि हमें समझना चाहिए, कोई ऐसा डाउट नहीं आ रहा है? हाँ जी, चलिए, तो आपको कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं यस, कैसे मैम ये 118 एलिमेंट फाउंड किसने किए थे? ये 118 एलिमेंट हम सारों ने मिलके किए थे, हम सारे जैसे ही, हमारे जैसे ही बायोलॉजिस्ट हो गए, फिजिसिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट ने ही करी होगी, बायोलॉजिस्ट ने कुछ अलग फाउंड किया, फिजिसिस्ट ने कुछ अलग फाउंड किया, तो केमिस्ट ने, केमिस्ट मतलब नॉट दैट वो जो शॉप पे बेचते हैं मेडिसिन, नॉट दैट वन, केमिस्ट होते हैं जो केमिस्ट्री में बहुत दूर तक पढ़ते हैं, मतलब केमिस्ट्री के साइंटिस्ट जो है उन्हें केमिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने 118 एलिमेंट फाउंड किए थे, पर्टिकुलरली किसी एक ने एक नहीं ढूंढा था कि अब सपोज करो कि मैंने नहीं है कि अब मैंने नहीं ये पेन ढूंढा है कि वहाँ पे मेंशन करूँगी कि यस खुशबू ने ये पेन ढूंढा है। केमिस्ट हैं, उन केमिस्ट ने उस टाइम के जो भी केमिस्ट थे उनकी टीम काम करती थी, तो उन्होंने फाइंड आउट किया था ये 118 एलिमेंट, और वो भी एक साथ नहीं किए थे, वो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक करा था, जब तक हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ के चलेंगे कि 118 एलिमेंट किसने किस तरह से फाइंड आउट हुए थे धीरे धीरे, और किस तरह से पीरियोडिक टेबल में उन्हें फिट किया गया था, राइट। तो आगे बढ़े, आई होप आपको समझ आ गया हो। माधव हेलो मैम, हेलो सरस चौधरी, जय श्री राम मैम, जय श्री राम। यस, चले आगे बढ़े। पर इसका लाइफ में क्या यूज़ है मैम? बहुत यूज़ है। आप जो गोल्ड सिल्वर है, आप जो भी पहन रहे हो, कुछ भी जो भी आपने शूज़ पा रखे हो, सैंडल पा रखे हो, पेन यूज़ कर रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ठीक है, तो अगर ये 118 एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हुए होते तो हमारी लाइफ ऐसी ना होती। आप जिसकी हेल्प से अभी आप मुझे देख पा रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें फाइंड आउट नहीं हुई होती तो हम अभी फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाते, ना ये नेट को काम कर रहा होता, कुछ नहीं काम कर रहा होता हमारी लाइफ में इनका। मतलब अगर ये ना होता तो हमारी लाइफ अभी कुछ डिफरेंट होती, कहने का मतलब
मोटिवेशन मोटिवेशन यही है, पेपर्स के टाइम आ रहे हैं तो पढ़ो लिखो और बहुत अच्छे से पढ़ो, नाम रोशन करो अपना, अपने पेरेंट्स का। और बीटीपी क्लासेस के स्टूडेंट हो तो बीटीपीएंस आप सारे हमारा नाम रोशन करो, क्योंकि हर बार यही है कि पेपर आप देते हो, पेपर आपके साथ साथ हम भी देते हैं। तो बस मोटिवेशन अभी यही है कि दिन हो या रात बस बुक हो साथ, और कुछ भी नहीं, बस बुक हो साथ और हाथों में रहे बुक का साथ, और पेन से कभी ना छूटे मेरा हाथ। यस नाइस, अच्छी कविता बन गई है ना। मोटिवेशन बस इतनी है बेटे, पढ़ो और कुछ नहीं है अभी मोटिवेशन। बस अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, सबसे पहले 10th करो, फिर आगे +2 करोगे, फिर आगे जो भी फील्ड आपने लेना है उसमें अपना बहुत अच्छे से पढ़ो, नाम रोशन करो। और सिर्फ पढ़ना नहीं, नॉलेज गेन करना है। पढ़ना मतलब सिर्फ पेपर देना, मार्क्स लाना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेपर देके और रिजल्ट लाना, मतलब नंबर्स लाने, ये कोई रट्टू तोता भी ला सकता है। बट आप अपनी लाइफ में वो जो नॉलेज जो अभी आप गेन करोगे, ये जो अभी ये टाइम है नॉलेज गेन करने की, एक बार बड़े होंगे, एक बार जब आपने कमाना स्टार्ट कर दिया, फिर आप ये वाले ज्ञान नहीं मिलेंगे, फिर आपको अपने कैसे रहना है ये ज्ञान हमें सीखना पड़ता है। तो उस टाइम ये सारे ज्ञान बहुत काम आने वाले हैं। तो बस अपने ज्ञान अर्जन पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम किस टॉपिक पे थे? केमिकल इक्वेशन हो गया? नहीं, केमिकल इक्वेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ है अभी हम करेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, देखो केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है? केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? पेरेंट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। उन पेरेंट्स को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। और दो रिएक्टेंट्स मिलके या वन ही आप पढ़ेंगे कैसे बना, आपको कि वन कैसे फॉर्म करेगा तो वो भी पढ़ेंगे। रिएक्टेंट्स क्या फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। वो जो न्यू सब्सटेंस मिलेगा ना, वो कहाँ लिखा जाएगा? आरएचएस में। ये लिखने का क्या होता है? तरीका। केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को एलएचएस में रिएक्टेंट, आरएचएस में प्रोडक्ट, राइट। जैसे चलो एग्जांपल से समझाएं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे कि मैं आपको इस पे लंबा चौड़ा कोई आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं बीटीपी बैक नॉट अ लॉन्ग टाइम, हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ रहे थे और यस बीच में थोड़ा अप डाउन तो हमने ये जो क्लास रखी है बेसिकली ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। आप अपने आसपास जिन्हें भी आप जानते हो जो क्लास 10 का पेपर देने वाले, फटाफट से कर दो शेयर भी। अभी भी क्लास जो है चल रही है, अभी भी एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक गए हैं अभी पीछे, अभी भी क्लास चल रही है, फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ, शेयर करो सब। अगर आप नए यूजर हो, कोई जो हमारी वीडियो देख के एकदम से रुक गए कि देखें क्या कह रहे हैं मैम, रुक गए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और कोई भी जो भी जरूरतमंद हो, जिन्हें पेपर देने हो 10th के, या फिर कोई 9th का स्टूडेंट हो जो 10th में आ रहा है और उसके पेपर खत्म हो गए हैं, वैसे तो खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो स्टार्ट ही होंगे 9th वालों के पेपर्स, बट उन्हें बताओ कि बीटीपी क्लासेस 2017 में ऐसे क्लासेस मिल रहे हैं, सो दैट कि वो आगे हमें ज्वाइन करें। क्लास 9th के भी मटेरियल मिलेंगे, हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने नियर एंड डियर तक फैला दो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन का फर्दर, जो हम चल रहे थे वहाँ पे चलते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे कि क्या होता है, क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है बेसिकली? इसमें देखो लिखा ना, पहले एग्जांपल कर ले। जैसे कि मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। अब ये मत बोलना मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट है एक, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, ये तो पता होगा, ये नहीं पता है? हाँ जी, कमेंट करके बताओ फटाफट से, पता है नहीं पता? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तो चलो ठीक है, ऑक्सीजन तो पता होगा? यस ऑफ कोर्स पता होगा। ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, राइट। सांस लेते हैं तो सांस में कौन सी गैस आती है हमारे साथ? ऑक्सीजन आ रही होती है, राइट। तो क्या बनाता है भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या है? ये है पेरेंट्स, रिएक्टेंट। और ये जो बना, ये क्या बना? ये बना प्रोडक्ट,
ठीक है, तो ये हो गया। अब केमिकल इक्वेशन में आप हर बार इस तरह से तो इतना बड़ा लिख सकते हो, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? सिंबल्स के थ्रू लिखते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है, राइट। ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है, राइट। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा? MgO2 बनेगा। अब ये आगे बैलेंस करेंगे, ये हम यहाँ पे चलो बैलेंस में कर देती हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। तो ये जो है, ये तरीका जो है वो क्या है? ये जो है ये तरीका क्या है? ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। क्योंकि इस तरह से लिखना मतलब कि बार बार पूरा मैग्नीशियम लिख रहे, पूरा ऑक्सीजन लिख रहे, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बच्चा क्या तो लिखेगा पेपर में एग्जाम्पल, या फिर हम ही अगर जब हमें पढ़ना होता, मैं अपनी बताऊँ या जो भी उस टाइम जिन्होंने भी पढ़ी, तो इतने बड़े बड़े मैग्नीशियम की तरफ होता कि माइंड थोड़ा स्किप हो गया, क्योंकि शॉर्ट वाले देखो अगर किसी ने लिख दिया होता है ना तो हमें याद रहता है। कुछ बड़ा सा नाम हो, कुछ ज़्यादा बड़ा सा नाम हो तो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, पजल सा हो जाता है कि क्या था। बट छोटा सा नाम हो ना, क्यूट सा नाम हो, कुछ भी निकनेम लग गया, कुछ भी पेट नेम लग गया, तो हमें बड़ी इजीली याद है। तो बस ये है कि शॉर्ट फॉर्म का इसलिए इजाद हुआ था, सो दैट कि इतने बड़े बड़े बार बार ना लिखना पड़े। तो 20 तक एलिमेंट के आपको शॉर्ट नेम याद होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नेम नहीं कहेंगे इसे, एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। 20 तक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, 20 तक ही याद कर लो तो वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। 20 तक एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद कर लो, फिर ये चैप्टर में जब एग्जाम्पल देने होंगे ना तो वहाँ पे आप अच्छे से दे लोगे। अब हो गया, अभी तो बात 15 मिनट में हो जाएंगे चैप्टर, अभी 20 साल से याद करें, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो उस बीच में आपको टेबल आएगा, टेबल में है आपको जाकर ही जाना है, तो वो आप कर लेना, वो हो जाएगा। विद इन 5 मिनट्स वो लर्न हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ का केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। CO2 बेटे कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम रिलीज करते हैं, CO2 नहीं आएगा। ये क्या लिखा है आपने दीपांशु? CO2 नॉट CO2। अभी जो बनेगा ना यहाँ पे ये क्या बनेगा? MgO2 बनेगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना, डाइऑक्साइड क्यों बना दिया मैंने? MgO बनेगा, फिर ये 2 नहीं आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में डाइऑक्साइड होता तो O2 आता, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट कि मैं आगे अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करूँ। ले लिया। चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या है नेक्स्ट? है हमारा टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। चलिए करते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स में हमने देखो बहुत अच्छा तरीका याद कराने का कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा, मतलब आप ये टाइप्स तो जिंदगी में नहीं भूलने वाले हो। सबसे पहला है हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, हमारा एक टॉपिक मैंने अभी स्किप करा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने टाइप स्टार्ट करा दिए हैं। तो टाइप्स में सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो देखो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम कंबाइन करेंगे, राइट। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो अब ये कंबाइन करने का कहोगे यस मैम हम चैप्टर पढ़ते हैं ये तो ऑब्वियसली कंबाइन ही करेंगे ना, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। A प्लस B फॉर्मेट याद कर लो, बहुत इजी है, फॉर्मेट याद कर लो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका हो जाएगा। एलिमेंट A है, एलिमेंट B है, जब हम उसे मिलाएंगे तो A भी मिलेगा। मतलब उस जैसे कि अभी हमने करा था ना Mg प्लस O, तो क्या बना था? MgO, राइट। कुछ अलग तो नहीं आया, सेम आया, कुछ भी नहीं अलग आया। यहाँ पे तो हीट भी नहीं मैंने अभी रिलीज कराया है कि हीट रिलीज हो रहा हो, कभी हीट भी रिलीज होता है, राइट। बहुत सिंपल बताया है मैंने, Mg प्लस क्या आया हमारा? Mg, राइट। मतलब एलिमेंट A दिया है, एलिमेंट B दिया है, तो हमें क्या मिला है? उसी से मिलता जुलता एलिमेंट। हो सकता है कभी हीट रिलीज हो रहा हो
जब यहाँ पे, अब यहाँ से क्या मिला है, ये जो एरो है इससे हमें क्या मिला, एक्सोथर्मिक, क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में देखो वर्ड क्या है, एक्सो, वर्ड क्या है, एक्सो, एक्सो मतलब क्या हो गया, एग्जिट, क्या हुआ, एग्जिट, तो एग्जिट, और थर्मिक, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट, एंडो, एंडो मतलब क्या हुआ, इन, क्या हुआ, इन, और थर्मिक मतलब सेम, हीट, राइट। तो मतलब क्या हुआ, देखो हमारे जो टर्म है, टर्म से मिल गया हमें कि एंडो है तो क्या होगा, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब बाहर जा रहा है, मतलब अगर कहीं पे हीट रिलीज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हीट रिलीज हो रहा हो, तो दैट इज क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या होगा, आपके डिफाइंस में आएंगे, तो डिफाइंस मैंने आपको दे दिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या डिफाइन होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या डिफाइन होगा, राइट, क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। कॉम्बिनेशन के बाद आता है नंबर, हाँ जी, कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन, कंबाइन कर लिया था, अब डिकम्पोज कर दो, डीकम्पोजिशन, अभी कंबाइन करा था ना, डिकम्पोज कर दो उन्हें। अब मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड एलिमेंट को अलग अलग करेगा, राइट। वहां पे क्या हो रहा था, हमने तो एलिमेंट मिलाए थे और क्या मिला था हमें, कंपाउंड मिला था, उसी कंपाउंड को उठा लेते हैं, तो फॉर्मेट क्या होगा इसका, ए बी है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये क्या है हमारा कंपाउंड और ये अलग अलग क्या हो गया, एलिमेंट आ गया। तो एग्जांपल से समझते हैं, MgO इसे ही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, Mg प्लस O, समझ आया। तो मैंने कहा था एक एक करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ रहे हो तो आपको टाइप्स को बिल्कुल भी मतलब ये खत्म है, मतलब आपके दिमाग से निकल नहीं सकता है, बिल्कुल ही निकल सकता है ये। और ये फॉर्मेट याद रखना, बस ये फॉर्मेट याद रखोगे और टाइप्स आपकी मुट्ठी में। चलिए, तो ये था हमारा डिकम्पोज, तोड़ दिया हमने। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटता ही है ना डिकम्पोज, तभी तो जो भी चीजें हैं वो पहले टूटती है फिर जाके डिकम्पोज होता है। खाद तो भी बनती है ना, तो हमने बना लिया, खाद बना लिया हमने, डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, कोई भी चीज है उसे एक जगह से दूसरी जगह पे हम शिफ्ट करें, उसे कहते हैं डिस्प्लेस करना। चलो इसका भी फॉर्मूला याद कर लो, A प्लस BC लिया है हमने, एक लेंगे एलिमेंट और एक लेंगे कंपाउंड, राइट। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेस कैसे होगा, ये भैया A ले लेगा BC को और B पड़ जाएगा अकेला। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अपने ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में लेती हूँ, जिससे कि बच्चों को, आजकल की जो यूथ है उन्हें बहुत अच्छे से चीजें याद रहती है। वो ऐसे कि ये है, सपोज टू कि ये है एक, कोई भी है, ये एक्स है, ठीक है, और ये है एक बॉय, क्या है, बॉय है ये भी है एक बॉय और ये है एक गर्ल, ठीक है। अब ये फ्रेंड थे, ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, ये अकेला था, इसने एडमिशन लिया स्कूल में, अब इसने फ्रेंड बनाना था, तो क्या हुआ, अब सी को ये अच्छी लगी, ए को भी सी अच्छा लग गया, तो ये दोनों एक साथ आ गए और बेचारा भी अकेला हो गया। तो अब ये बेचारा यहाँ पे क्या हो गया, सैड, अकेला, और अब ये जो दोनों है क्या हो गए, मिलके फ्रेंड बन गए, साथ लंच कर रहे हैं हम दोनों, और क्या, ठीक है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। और इसका हम एग्जांपल देते हैं, इसके एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ एक एलिमेंट, ये लिया मैंने H2SO4 और ये ले लिया मैंने Na।
Na एलिमेंट हो गया, H2SO4 हमारा कंपाउंड हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये हमारा A है, ये हो गया हमारा BC, तो A C के साथ आएगा, मतलब क्या बनने वाला है NaSO4 प्लस H2। समझ आया? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अब जो बारी आ रही है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो अब डिस्प्लेसमेंट भी होएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डबल होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है हमारा 4 टाइप है, यहाँ पे आगे टाइप्स खत्म हो जाएंगे हमारे। तो अब यहाँ पे बस क्या है, ये 2 कंपाउंड के साथ होगा। ठीक है, क्या होगा, ये 2 कंपाउंड के साथ होगा, ये AB और ये CD और BD, सेम नहीं होगा, ये CD हो गया, राइट। तो अब जो बनेगा यहाँ पे देखो क्या होगा, अब सेम है कि 2 ग्रुप में थे, अब दोनों ग्रुप में इंटरचेंज कर लिया, दोनों को एक दूसरे के का बंदा या बंदी पसंद आ गए। समझ में आने के लिए ये चीजें, A के साथ C आ गया और B के साथ D, ये भी खुश ये भी खुश, दोनों ही खुश। बनती थी दोनों की, लड़ाई बढ़ रही थी दोनों में बहुत भाई, फिर कह रहे चलो ठीक है भाई, इसके गुण मेरे से मिल रहे आ जाओ भाई, इसके गुण मेरे से मिल रहे आ जाओ भाई, ये चल गया संसार में। तो ये आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसे कहते हैं, मतलब फॉर्मेट हमारा AB प्लस CD इज इक्वल टू AC प्लस BD। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझे, ले लेते हैं हम NaOH प्लस HCl, ठीक है, ले लिया, ठीक है। चलो, तो अब क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ये क्या है AB प्लस CD है, तो A के साथ क्या आएगा, D आएगा, A के साथ हमारा D आएगा, B के साथ C आएगा, तो NaCl आ गया और ये प्लस क्या आ जाएगा H2O, क्योंकि यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, एक यहाँ पे O, तो ये H2 हो गया, तो H2 लिख दिया और O लिख दिया हमने। समझ में आया? ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको ये चारों जो है मैं एक बार फटाफट से करा दूं सारे टाइप्स का। पहला का फॉर्मेट क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का क्या है A प्लस B क्या फॉर्म होगा इज इक्वल टू AB, राइट, ये हमारा पहला है। दूसरे का फॉर्मेट A प्लस BC, तो क्या बन रहा था AC प्लस B, राइट। थर्ड में हमारा था, नहीं ये सेकंड का, ये थर्ड में है, सेकंड में हमारा AB, तो AB किसमें ब्रोक डाउन होगा A प्लस B में, और इसमें क्या हो रहा था, हीट या तो एब्जॉर्ब हो रहा था या हीट रिलीज हो रहा था, राइट, दोनों में है ये चीजें। थर्ड हमारा A प्लस BC, तो क्या हो रहा था AC प्लस B। फोर्थ में AB प्लस CD, तो ये 2 तरह से हो सकता है, AC प्लस BD या फिर AD प्लस BC, कुछ भी हो सकता है, जो जिसके साथ मिलके कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, चाहे वो AC आ जाए या फिर AD आ जाए। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। ये जो 4 टाइप्स है हमारे, ये आपके दिमाग से, मुझे नहीं लगता है कि ये जो टाइप्स है अब आपके दिमाग से निकलने वाला है कि ये तो देखो बिल्कुल एक दूसरे के साथ और ये भी एक दूसरे के साथ, इसे ऐसे याद करना, ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, A प्लस बी AB, ठीक है, कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन को डिकम्पोज कर AB A प्लस बी में हो गया। थर्ड है हमारा A प्लस BC, डिकम्पोजिशन हो रही है, एक दूसरे के साथ आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना, कोई इशू नहीं है, मैंने कहा है टेक्निकल वर्ड्स के साथ याद करना चीजों को, वो दिमाग में ज्यादा फिटिंग रहती है, राइट। और इसमें AB प्लस CD में भी सेम। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स खत्म हो गए। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास। अब हमने केमिकल रिएक्शन जान लिया, कितने प्रकार के हैं, क्या है, किस तरह से हम लिखते हैं, ये भी जान लिया। अब इससे बैलेंस भी देखें कि बैलेंस क्यों करना जरूरी होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि करना क्यों जरूरी होता है और होता क्यों है, ये 2 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी। होता कैसे है, जरूरत क्या है कि बैलेंस ही किया जाए। तो देखो बैलेंस तो बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कि हमने चीनी पानी का घोल बनाया, तो जितनी हमने चीनी ली है, जितना पानी लिया है, उतना ही प्रोडक्ट आएगा ना,
जो हम चीनी पानी का घोल बनाएंगे तो उतना ही होगा, उससे कम या ज़्यादा तो नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, राइट। तो जब हम केमिकली जब लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं तो हमें कोई इक्वेशन गिवन होती है, अगर वो हमें डिसबैलेंस मिली तो हमें वो करना पड़ेगा ना, इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS करना पड़ेगा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो अभी बताया लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, RHS में प्रोडक्ट है, तो दोनों को क्या करना होता है हमें इक्वल बनाने के लिए, जो भी उनके एटम्स जो भी इधर उधर हो रहे हैं, मिसप्लेस हो रहे हैं, वो हम क्या करते हैं उन्हें देते हैं, और वहाँ पे ये सारा कागजी कार्रवाई है, इसका लैब से कोई लेना देना नहीं है सबसे पहली बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं उनके जो एटम्स हैं उन्हें कंप्लीट करके चलते हैं, सो दैट कि ये जो इक्वेशन हमारे सामने अब हम परोस रहे हैं सामने, ये क्या है बैलेंस है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, इसलिए हमें करना होता है इसे बैलेंस। तो देखो एग्जांपल लेते हैं एक हम, जैसे कि अभी मैंने आपको Mgu प्लस O दिया था और ये आ रहा था Mgu, तो ये बैलेंस्ड है, क्यों, मैग्नीशियम 1 एटम, मैग्नीशियम 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अगर आपको कुछ इक्वेशन मिले इस तरह से Fe प्लस H2O, तो ये बना रहा है हमारा Fe3O4 प्लस H2O। अब देखो अब क्या ये बैलेंस है, अगर हमें इक्वेशन इस तरह से मिल गया तो मैं पहले चेक करना होगा क्या ये बैलेंस है, सीरियसली दिख रहा है हमें यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, LHS में Fe कितना है 1, इसमें कितना है 3, H कितने हैं 2, H2, चलो ठीक है भाई ये दोनों तो ठीक है, ऑक्सीजन कितने 4 + 1 5, और यहाँ कितने हैं 1, ये तो गड़बड़ होगी है ना, तो इसे ठीक करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तो Fe मैक्सिमम किसके दिख रहे हैं हमें, इसके दिख रहे हैं, चलो पहले 3 ऐसा कर दो, बोलो ये तो हो गया हमारा Fe3 वाला, तो ठीक है हो गया कंप्लीट। अब ऑक्सीजन में देखते हैं कि ऑक्सीजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन में हमारा Fe3O4 प्लस H2O नहीं बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन जो है वो कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 1, तो इसे कर दो बैलेंस। अब यहाँ पे क्या मिल गया 4 ऑक्सीजन मिल गया, बट हाइड्रोजन कितना हो गया 8, अब यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ लगा दे 4, तो बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, देखना होता है बेसिकली। सबसे पहले जब बैलेंस करोगे तो मैक्सिमम देखो कि कौन सा है जो पूरा नहीं हुआ है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था 3 था, हाईएस्ट नंबर किसका था 3 ही था ना, तो नहीं था, सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जैसा शफल हो गया ना, यहाँ पे जैसा 4 लगाया, तो 4 लगाने के साथ ये तो हो गया, बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो अब फिर हम इसके अकॉर्डिंग इधर काम करेंगे, आरएचएस पे काम करेंगे, या आरएचएस के अकॉर्डिंग एलएचएस पे काम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बैलेंस कैसे केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन हम क्यों बैलेंस करते हैं, ये आपको आई होप समझ आ गई हो, और कैसे करते हैं ये आप प्रैक्टिस से कर पाओगे, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पूरे एक दिन आपके पास, चैप्टर अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो, जितने हैं आपके पास रिएक्शन उन्हें बैलेंस करो, पूरे दिन आपके लिए मतलब वेल देन, मतलब क्या देना, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया आपको, पूरा एक दिन बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी इस एक दिन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, कौन से टॉपिक हो गए, इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शन डन, केमिकल इक्वेशन डन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन डन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कोरिजन। तो देखो कोरिजन क्या है, ये जल्दी से फटाफट से आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि मैं आगे बढ़ूँ। कोरिजन से पहले हम थोड़ा एक इसमें आपको टॉपिक आएगा रिडॉक्स रिएक्शन, क्या रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेसिकली, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। अब कहोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है मैम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन में होता है, या तो ऑक्सीजन हम गेन कर रहे हैं या हाइड्रोजन लूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या गेन
मिल रही होगी। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और जिसमें जिस भी रिएक्शन में ये दोनों हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे टर्म्स हैं जो आपके बीच में आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो आपको क्या करेगा, O2 गिव्स O2, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो हाइड्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन लूज कराएगा। सेम है, अगर ऑक्सीडेशन आ गया आपको, रिडक्शन आ गया तो एजेंट पता चल गया। वैसे कारक जिसकी वजह से ये हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा हो या फिर हाइड्रोजन जा रहा हो, वैसे फैक्टर जिसकी वजह से हाइड्रोजन आ रहा हो या फिर ऑक्सीजन जा रहा हो, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ आया। कोरिजन बहुत शॉर्ट टॉपिक है, कोई ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा। तो इसका सबसे बड़ा जो है, जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रस्टिंग। लोहा है, लोहे का बाहर आप कुछ भी रख दो, या फिर अगर मैं बात करूं, जो लोहे की गेट होती है, मेन गेट लोहे की होती है, सारी गेट होती है बट मेन गेट तो लोहे की होती है, हम उस पर पेंट कराते हैं। अगर पेंट ना कराया हुआ हो, अगर हमने पेंट नहीं कराया तो क्या होगा, जंग लग जाएगी उसमें, और क्या होगा, तभी पेंट करा के रखते हैं सो दैट कि जो लोहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे और वो ऑक्साइड फॉर्म में ना आए। बेसिकली रस्ट में क्या होता है, वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है, और ऑक्साइड फॉर्म में आने की वजह से जो लोहा है वो धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी अगर उस पर ध्यान ना दो तो उसमें से बुरादा सा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगते ना वो क्रिकल सी आ जाती है, धीरे धीरे करके वो क्या होता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये कोरिजन का ही टाइप है, रस्टिंग कहते हैं इसे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी कुछ बड़ा नहीं है। रेंसिडिटी में क्या है, बेसिकली जैसे देखो कि हम खाते, चिप्स वगैरह खाते हैं, खुला छोड़ देते हैं। अब ये है पैकेट है, अगर ये पैकेट है बंद तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमने इसे खोल दिया, खोल के इसे खाना की साइड में रख दिया और वो काफी देर तक रखा हुआ रह गया, तो जो बाहर की जो गैसेस है वो क्या होती है, मिलती है, रिएक्ट करती है इनके साथ और उसे क्या बनाती है, मतलब हमें तो लगता ही नहीं है, हमें लगता है सील गई है ये, राइट, ये लगता है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा था वहाँ पे, उसमें रेंसिडिटी होती है, उसमें जो एयर है, जो उसमें ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो चिप्स वगैरह है वो क्या होते हैं, उसमें से क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है, वो सील जाते हैं, और वो खा के हमारे वो जो पेट में थोड़ा एसिड की जो संभावना जो थोड़ी 2% थी वो बढ़ के 10% हो जाती है। वो तो होती है, देखो ये सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं है, बट फिर भी फॉर टेस्ट खा ही लेते हैं लोग, है ना। अब आप कहोगे मैम आप मुझे पैकेट दिखा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप खाओगे नहीं, अंजलि खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, बट मैं बता रही हूँ कि 2% के चांसेस है, तो बढ़ के 10% तक हो जाता है। अगर हमने वो रखी हुई ऑक्सीडाइज चीज़ अगर हमने खा ली तो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बोलो ये मैम ये लाभदायक नहीं है, यस हमें पता है, बट एटमोसफेयर ऐसा है, अब इन्वायरमेंट ऐसा है कि सारे खा रहे हैं, है ना। तो इससे अगर हमें बचाना है, ऑक्सीडेशन से बचाना है अगर हमें चीज़ों को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे या तो साथ के साथ खत्म कर लो। अब ये ज़्यादा अमाउंट में तो छोटी सी थी, अगर ज़्यादा अमाउंट में तो क्या करो, उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखो सो दैट की, या फिर कुछ भी है, सिर्फ चिप्स की बात नहीं हो रही, अगर आप घर में कुछ भी ऑयली वाला अगर आप कुछ आपने तल के रखा हुआ है तो उसे क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रखो, जिससे क्या हो, उसमें रेसिडेंट ना हो, वो एयर के साथ जो उसके ऑयल्स है वो रिएक्ट ना करे और आपके फूड को ये खराब ना बनाए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में, आपके अभी रग रग में आ गया हो ये चैप्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बाय एनी मीन, आप हमें कमेंट करके आपके डाउट्स ले सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हो, चाहे इस चैप्टर से रिलेटेड हो, चाहे आगे भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी उसमें कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो हमारे। आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ कमेंट करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक हमारा फेसबुक पेज को आप फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो। आपके पास बहुत सारे यू हैव वेरियस मीन्स टू कनेक्ट विद अस,
तो हमारे साथ जुड़िए। आप अगर आपने कुछ पूछना है, आपकी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर लें। अपने आस पड़ोस में वीडियो जरूर फैलाएं, आप हमारे बारे में आस पास में ज़रूर बताएं, सो दैट कि वो भी जो भी क्लास में है वो क्या करे, इस चीज़ का बेनिफिट ले सके अच्छे से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं पर भी फास्ट ट्रैक बैच नहीं मिलेगा जो आप पे इतना ध्यान दो। मैं पर्सनली हर एक कमेंट, अभी भी मैं कमेंट पढ़ रही थी, पर्सनली मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, साथ के साथ पढ़ती हूँ, साथ के साथ क्वेरी लेती हूँ, सो दैट कि अगर जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं और अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो उनके जो डाउट्स हैं वो साथ के साथ रेक्टिफाई होते चले जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इस चैप्टर में पे बिल्कुल डीप डाउन स्टडी कीजिए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस, इंडेक्स क्वेश्चन जो भी है, बैक एक्सरसाइज जो भी है, सारों को अच्छे से पढ़िए। अब देखो चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारा कुछ अपने आप बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल चैप्टर 2 के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके।